ये बिहार जीके स्पेशल का बैच एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि हम लोग बिहार के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो और चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार के लिए, जिसमें हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग एग्जाम के लिए अगर आप सीरियस हो तो आप जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे हंसी छोटा मोटा हल्का फुल्का क्वेश्चन पढ़ा के आपको अच्छा लगने वाला क्वेश्चन नहीं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और जो पूछा गया है वो क्वेश्चन बताया जाता है। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं फिर से बिहार की मिट्टी और वनस्पति के बारे में। बिहार के बारे में आप लोग जान लीजिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बिहार में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है, और जलोढ़ मिट्टी में अच्छी खेती होती है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद है बिहार की जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस नदी द्वारा लाई जाती है? तो वो है गंगा के द्वारा भी लाई जाती है, कोसी और गंडक। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी सभी नदियों के द्वारा लाया ही जाता है। इसके बाद है बिहार में बलुई मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो वो है दक्षिण बिहार में। बिहार में बलुई मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है। इसके बाद है लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो वो है दक्षिण बिहार में। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में पाई जाती है? तो वो है दक्षिण बिहार में। बालू कहा जिसे कहा जा सकता है। बिहार में काली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः कहाँ है? तो वो है कैमूर में। बिहार में काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो वो है कैमूर में काली मिट्टी। उसके बाद है बिहार की जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो वो है चावल। चावल के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके बाद है बिहार में कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है? तो वो है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है। बिहार में कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, या फिर देश के लेवल पे भी काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता होती है। और काली मिट्टी अगर देश में कहीं पूछेगा तो वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद है बिहार में कौन सी मिट्टी में लवणता की समस्या पाई जाती है? तो वो है क्षारीय मिट्टी। बिहार में किस मिट्टी में लवणता की समस्या पाई जाती है? तो वो है क्षारीय मिट्टी। बिहार में मिट्टी अपरदन की समस्या किस क्षेत्र में अधिक है? तो वो है पठारी क्षेत्र में। बिहार में मिट्टी अपरदन की समस्या किस क्षेत्र में अधिक है? तो वो है पठारी क्षेत्र में। उसके बाद बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो वो है 7%। बिहार में वन क्षेत्र बहुत ही कम है, केवल 7% है। उसके बाद है बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो वो है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण नेपाल के साइड में है, सबसे ऊपर और सबसे बड़ा जिला। उसके बाद है बिहार में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो वो है शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में वनस्पति किस प्रकार की पाई जाती है? तो शुष्क पर्णपाती वन। इसके बाद है बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो वो है पश्चिम चंपारण। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो वो है पश्चिम चंपारण। बिहार में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो है गया में। गौतम बुद्ध से संबंधित चीजें गया में मिलेंगी और पटना में। बिहार में किस वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो वो है बरगद। बरगद के पेड़ को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। बिहार में किस पौधे को राज्य पुष्प घोषित किया गया है? तो वो है पलाश। पलाश के पुष्प को राज्य पुष्प घोषित किया गया है। बिहार में किस वन्यजीव को राज्य पशु घोषित किया गया है? तो वो है गंगा का डॉल्फिन। ये पीला होता है, गंगा डॉल्फिन। बिहार के किस वन्यजीव को राज्य पशु घोषित किया है? तो वो है गंगा का डॉल्फिन। बिहार में किस वन्यजीव को राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो वो है गोरैया। गोरैया को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। बिहार में कुंवर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो है बक्सर में। कुंवर सिंह बक्सर के ही थे। वन्यजीव बक्सर कुंवर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो वह है बक्सर में। बिहार में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो है जमुई। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। इसके बाद है बिहार में बक्सर पक्षी अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है गंगा। बिहार में बक्सर पक्षी अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है गंगा। इसके बाद बिहार में वीर कुंवर सिंह वन्यजीव अभयारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ? तो वो 2007 में। बिहार में वीर कुंवर सिंह वन्यजीव अभयारण्य कब स्थापित हुआ? तो 2007 में। बिहार में किस वन्यजीव को संरक्षित करने हेतु गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है? तो वो है डॉल्फिन को अभी गंगा की डॉल्फिन गंगा में ही है, सिर्फ बिहार में। इसके बाद है बिहार में किस वन्यजीव अभयारण्य को बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है बिहार में वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो वो है जुलाई में। बिहार में वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो वह जुलाई में। बिहार में हरियाली मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो वो है वनीकरण, वन को बढ़ावा देने के लिए हरियाली मिशन वनीकरण। इसके बाद है बिहार में जल जीवन हरियाली योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये है 2019 में। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना 2019 में शुरू की गई। बिहार में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए कौन सी योजना लागू हुई? तो वो है वन संरक्षण योजना, हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली। उपरोक्त सभी है, ये सारे ही मिशन वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया गया है, क्योंकि बिहार में वन क्षेत्र सिर्फ 7% है, जो कि बहुत कम है। मिनिमम 33% होना चाहिए। आप समझ सकते हो बिहार में वन क्षेत्र जंगल बहुत ही कम है। बिहार में किस विभाग द्वारा वन संरक्षण कार्य किया जाता है? तो वो है वन एवं पर्यावरण विभाग। उसके बाद है
बिहार में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक पाई जाती है? तो वो है शुष्क पर्णपाती। उसके बाद है बिहार में साल वृक्ष किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? तो वो है कैमूर में। साल वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो है कैमूर। बिहार में किस वृक्ष को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है? तो वो है नीम। उसके बाद है बिहार में किस क्षेत्र को वनस्पति हॉटस्पॉट माना जाता है? तो वो है वाल्मीकि। वनस्पति हॉटस्पॉट वाल्मीकि क्षेत्र को माना जाता है। उसके बाद बिहार में किस प्रकार की वनस्पति जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है? तो वो है शुष्क पर्णपाती। उसके बाद है बिहार में किस पक्षी की संख्या में भारी गिरावट आई है? तो वो है गिद्ध। गिद्ध है ही नहीं, खत्म हो चुका है बिल्कुल। बिहार में किस वन्यजीव को गंगा का प्रहरी कहा जाता है? तो वो है डॉल्फिन। उसके बाद है बिहार में किस वन्यजीव को राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो वो है गोरैया। इसके बाद है बिहार में किस वन्यजीव को राज्य पशु घोषित किया गया है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। राज्य पशु घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन। इसके बाद है बिहार में किस वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है वाल्मीकि। उसके बाद है बिहार में वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो वो है 2005 में। इसके पश्चात है बिहार में वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वो है 2006। वन अधिकार अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। बिहार में किस योजना के तहत ग्रामीणों को वनीकरण में भागीदारी दी जाती है? तो वो है संयुक्त वन प्रबंधन। इसके बाद बिहार में किस योजना के तहत वन क्षेत्र का डिजिटल मानचित्रण किया गया है? तो वो है भू योजना नहीं, ये नहीं है, ये है GIS आधारित वन योजना। GIS आधारित वन योजना है इसका। बिहार में किस योजना के तहत वन क्षेत्र का डिजिटल मानचित्रण किया गया है? तो वो है GIS आधारित वन योजना। इसके बाद है बिहार में किस संस्था द्वारा वन सर्वेक्षण किया जाता है? तो वो है भारतीय वन सर्वेक्षण। उसके बाद है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वह है 1972। इसके पश्चात बिहार में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कौन करता है? तो वो है वन विभाग। इसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गंगा डॉल्फिन किस श्रेणी में आती है? तो वह है अनुसूची प्रथम। इसके बाद है बिहार में किस वन्य जीव को अत्यंत संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? तो वो है गिद्ध। गिद्ध अत्यंत संकट श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये पूरी तरह से खत्म है भाई। बिहार में वन्यजीव अपराधों की निगरानी कौन करता है? तो ये है वन अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो ये हमारा 50 क्वेश्चन का सेट तैयार हो गया है। तो इसके अलावा अगर आप लोग बिहार के और टॉपिक्स पर देखना चाहोगे तो आप प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए। प्लेलिस्ट पर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और कई तरह के प्लेलिस्ट है जिससे आप देख सकते हो और आप उसका फायदा उठा सकते हो। तो आप जरूर पढ़िए, ये आप लोगों के लिए है। जिससे अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। मिट्टी की बात हो और बिहार का जिक्र ना हो ये मुमकिन ही नहीं। यहाँ की सिर्फ जमीन फसलें नहीं उगाती बल्कि सपने भी सींचती है। हर खेत, हर पेड़, हर बूंद हमें याद दिलाती है कि हम उस धरती के बेटे बेटियां हैं जहाँ चंपारण की क्रांति भी हुई और गंगा की गोद में ज्ञान भी पला। अगर तुम्हें कभी लगे कि रास्ता कठिन है तो बस एक बार उस मिट्टी को छू लेना जिसने चंद्रगुप्त को जन्म दिया और चंपारण को आंदोलन। तुम भी उसी धरती से निकले हो। मेहनत तुम्हारी पहचान है और सफलता तुम्हारा अधिकार। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि बिहार सिर्फ इतिहास नहीं भविष्य भी है। तुम हो उस भविष्य की सबसे चमकती उम्मीद। जय बिहार, जय भारत, तुम्हारा अपना साथी जो हमेशा तुम्हारे साथ है। जय हिंद, जय भारत।